सोशियोपीडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 5 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को समझने वाले हैं। हम उन महान विचारकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत में सोशियोलॉजी की नींव रखी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी भारत में आई कैसे। फिर हम मिलेंगे कुछ शुरुआती पायनियर्स से। इसके बाद हम 4 बड़े नामों पर फोकस करेंगे। जीएस ज्यूरिये और कास्ट पर उनके विचार, डीपी मुखर्जी और ट्रेडिशन पर उनकी सोच, एआर देसाई और स्टेट पर उनका एनालिसिस, और आखिर में एमएन श्रीनिवास और विलेज स्टडीज पर उनका काम। तो सोचिए जरा, सोशियोलॉजी एक वेस्टर्न आइडिया था जो भारत आया। अब यहाँ के स्कॉलर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस सब्जेक्ट को एक ऐसे देश में कैसे लागू किया जाए जो कॉलोनियल रूल के अंडर था, लेकिन जिसकी अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता थी। यही वो सवाल था जिसका जवाब उन्हें ढूंढना था। उस दौर के सोशियोलॉजिस्ट के दिमाग में बहुत गहरे सवाल थे, जैसे एक गुलाम देश में सोशियोलॉजी का आखिर मकसद क्या हो सकता है। उस मॉडर्निटी को कैसे स्टडी करें जो हम पर बाहर से थोपी गई हो, और एक इतनी पुरानी सिविलाइजेशन के अंदर जो आदिम समाज हैं उन्हें कहाँ जगह दी जाए। इन्हीं सवालों ने इंडियन सोशियोलॉजी की जमीन तैयार की। चलिए अब मिलते हैं कुछ ऐसे हीरो से जो असल में एक्सीडेंटल थे। मतलब वो कोई फॉर्मली ब्रेन्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि अपने रोजमर्रा के काम की वजह से इस फील्ड में आ गए और कमाल कर गए। देखते हैं ये कौन थे। यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। एक तरफ थे LK अनंत कृष्णा अय्यर। ये कोचीन में एक स्कूल टीचर थे। इन्हें एक एथनोग्राफिक सर्वे में मदद करने को कहा गया और बस वहीं से इन्होंने खुद पढ़कर इतना सीखा कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गए। दूसरी तरफ थे शरद चंद्र रॉय। ये रांची में एक वकील थे। कोर्ट में इंटरप्रेटर का काम करते करते इनका इंटरेस्ट ट्राइबल कस्टम्स में जागा और ये छोटा नागपुर की ट्राइब्स पर एक लीडिंग अथॉरिटी बन गए। देखा, कमाल है ना। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्हें अक्सर फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है, जीएस घुरिये। इन्होंने सिर्फ आइडियाज नहीं दिए, बल्कि भारत में सोशियोलॉजी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में देश का पहला पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इन्होंने ही शुरू किया। घुरिये का करियर बहुत लंबा और प्रभावशाली रहा। देखिए, 1923 में कैम्ब्रिज से पीएचडी की। अगले ही साल बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के हेड बन गए। 1951 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और पूरे 35 साल तक डिपार्टमेंट को लीड करने के बाद 1959 में रिटायर हुए। उनका असर बहुत गहरा था। घुरिये का जो सबसे मशहूर काम माना जाता है वो है उनकी किताब कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक तरह से फाउंडेशन स्टोन थी। इसने कास्ट सिस्टम की एक इतनी डिटेल्ड डेफिनेशन दी जिसने आने वाले कई दशकों तक एकेडमिक डिस्कशंस को शेप किया। तो घुरिये ने कास्ट सिस्टम को 6 खासियतों में बांटा। पहला, सेगमेंटल डिवीजन, मतलब समाज जन्म के आधार पर बटा हुआ है और ये ग्रुप्स बंद हैं। दूसरा, हायरार्की, हर जाति दूसरी जाति से या तो ऊंची है या नीची, मतलब बराबरी नहीं है। तीसरा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरैक्शन, किसके साथ खाना है, किससे दूर रहना है, इस पर प्यूरिटी पोल्यूशन के सख्त नियम हैं। चौथा, डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटीज, अलग अलग जातियों के अधिकार और कर्तव्य भी अलग अलग हैं। पांचवा, रिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब पेशा भी खानदानी होता है। और छठा, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, शादी सिर्फ अपनी जाति में ही करनी होती है। चलिए अब लखनऊ चलते हैं और मिलते हैं धुरजती प्रसाद मुखर्जी से, जिन्हें हम सब डीपी के नाम से जानते हैं। डीपी मुखर्जी के लिए भारतीय समाज को समझने की चाबी एक ही शब्द में थी, परंपरा, यानी ट्रेडिशन। डीपी ने बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया, लिविंग ट्रेडिशन, यानी जीवंत परंपरा। इसे एक पेड़ की तरह सोचिए जिसकी जड़ें तो बहुत गहरी अतीत में हैं, पर उसकी टहनियां और पत्ते आज भी बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं और नए हो रहे हैं। डीपी का मानना था कि यही भारतीय समाज का असली कैरेक्टर है। डीपी मुखर्जी का एक बहुत ही पावरफुल कोट है। उन्होंने कहा, एक भारतीय समाजशास्त्री के लिए सिर्फ समाजशास्त्री होना काफी नहीं है, उसे पहले एक भारतीय होना होगा। इसका सीधा मतलब यह था कि अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो आप सिर्फ किताबों से नहीं समझ सकते। आपको यहाँ के रीति रिवाजों, यहाँ की परंपराओं को जीना होगा, महसूस करना होगा। हमारे अगले थिंकर हैं AR देसाई, एक पक्के मार्क्सिस्ट। उनके लिए समाज को समझने का नजरिया आर्थिक था। वो हमेशा पूछते थे कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, कौन सी क्लास पावर में है। उन्होंने राष्ट्रवाद और राज्य जैसी चीजों को भी इसी मार्क्सिस्ट लेंस से देखा।
और मजे की बात देखिए, AR देसाई ने अपनी PhD GS घुरिये के अंडर ही की थी, लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल अलग था। उनकी सबसे फेमस किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ने भारतीय राष्ट्रवाद का एक जबरदस्त मार्क्सिस्ट एनालिसिस पेश किया, जिसने सबको चौंका दिया। और यही नजरिया उनके काम में हमेशा बना रहा। तो अपनी आलोचना पेश करने से पहले देसाई ने पहले ये समझाया कि एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य आखिर होता क्या है। ये एक पॉजिटिव स्टेट है जो चुपचाप नहीं बैठता बल्कि एक्टिव होकर लोगों की जिंदगी में दखल देता है। ये डेमोक्रेटिक होता है और यहाँ एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मतलब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं। और फिर देसाई ने इस कल्याणकारी राज्य का एक कड़ा टेस्ट लिया। उन्होंने कुछ तीखे सवाल पूछे। क्या ये सच में गरीबी और भेदभाव से आज़ादी देता है? क्या ये अमीर गरीब का फर्क मिटाता है? क्या ये लोगों की ज़रूरतों को मुनाफे से ऊपर रखता है? क्या ये सबको रोजगार देता है? देसाई का कंक्लूजन, नहीं। उनके हिसाब से ये सब दावे सिर्फ एक दिखावा थे, एक मिथ थे। और आखिर में हम बात करेंगे MN श्रीनिवास की, शायद आज़ादी के बाद के भारत के सबसे जाने माने सोशियोलॉजिस्ट। उनका पूरा फोकस था भारत के गांवों पर, और उन्होंने एथनोग्राफिक फील्ड वर्क को, मतलब लोगों के बीच रहकर उनके साथ जीकर स्टडी करने को इंडिया में पॉपुलर बनाया। ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करके श्रीनिवास भारत लौटे और एक जबरदस्त इंस्टीट्यूशन बिल्डर बने। उन्होंने पहले बड़ौदा यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बेंगलोर में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज जैसे वर्ल्ड क्लास सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स और रिसर्च सेंटर्स की नींव रखी। उस वक्त श्रीनिवास की एक बहुत मशहूर बहस हुई लुई डुमोंट के साथ। डुमोंट का कहना था, असली चीज़ तो कास्ट है, वो हर जगह है, गांव तो बस एक लोकेशन है। पर श्रीनिवास, जो खुद गांव में जाकर रह चुके थे, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं, गांव की अपनी एक पहचान होती है, एक यूनिफाइंग आइडेंटिटी होती है। उन्होंने अपने फील्ड वर्क से ये साबित किया कि ग्रामीण भारत को समझने के लिए गांव को समझना बहुत ज़रूरी है। श्रीनिवास की विलेज स्टडीज़ ने सोशियोलॉजी को एक बहुत ही ज़रूरी, एक नया रोल दिया। ये स्टडी आज़ाद भारत में हो रहे बदलावों की आंखों देखी रिपोर्ट बन गई। पहली बार शहरों में बैठे पॉलिसी मेकर्स को और आम लोगों को ये पता चला कि भारत के गांव में ज़मीनी हकीकत क्या है, वहां असल में क्या हो रहा है। अच्छा, तो इस चैप्टर के नोट्स के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कीजिए और सारे नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे।